हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू फ्रेंड्स मेरा मिशन सीएमए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स। जितना भी हमारा सीएमए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स में जितना भी चैप्टर हमारा कवर होता है उन सारे चैप्टर को विद कंसेप्ट में पूरा का पूरा चैप्टर कराऊंगा और बारीकी से एक एक स्टडी मटेरियल का जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना चैप्टर होगा और जितना कॉन्सेप्ट होगा और जितना क्वेश्चन होगा स्टडी मटेरियल के हिसाब से जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो सब का सब आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगा। तो आज से सॉरी इस लेक्चर में हम बात करते हैं कि आ, आ, इस लेक्चर में हम बात करते हैं सीएमए फाउंडेशन का एक पहला चैप्टर है जो हमारा अर्थमेटिक है। उस अर्थमेटिक में हमारे पास तीन चैप्टर आते हैं। पहला आता है रेशियो प्रोपोर्शन, दूसरा आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और तीसरा आता है हमारा अर्थमेटिक में और जियोमेट्रिक में, मतलब एपी और जीपी। तो हम सबसे पहले लेकर के चलते हैं एपी को। एपी करेंगे, फिर उसके बाद जीपी करेंगे, जीपी के बाद में फिर हम करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वो करेंगे, फिर उसके बाद में अलजेब्रा की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले एक मैंने आपको बता दिया कि हर एक मतलब एक एक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हुए मैं आपको लेकर के चलूंगा। और स्टडी मटेरियल में जितना सीएम में स्टडी मटेरियल में जितना सारा क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को मैं बारीकी से एक एक करके क्वेश्चन कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। एक एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि दो क्वेश्चन करवा के फिर क्वेश्चन छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि दो क्वेश्चन कर लो फिर दो क्वेश्चन आप लोग मैंने कर दिया फिर दो क्वेश्चन बाकी सब क्वेश्चन आप करो, ऐसा नहीं होगा। आपको जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो सब आपको अवेलेबल होंगे स्टडी मटेरियल से। तो सबसे पहले देखते हैं हम, आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम 10th क्लास में भी पढ़ते आ रहे थे, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था, 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था। अब वही वही चैप्टर आपको मिल गया सीएमए फाउंडेशन में। सीएमए फाउंडेशन में सिलेबस 2012 के हिसाब से जो था हमारा, जो सिलेबस 2012 था उसके हिसाब से जो सिलेबस 2016 का है वो बहुत ही, ये जो सिलेबस है इसके हिसाब से 2012 के सिलेबस के हिसाब से 2016 का जो सिलेबस है वो बहुत ही इजी कर दिया गया है। इसमें तो पता नहीं बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जो इसमें 2016 के सिलेबस में है ही नहीं, गायब कर दिया गया है 2016 के सिलेबस से। तो 2012 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 2012 के पेपर जो होता था, 2012 का जो पेपर होता था सीएमए फाउंडेशन का, वो इसके हिसाब से कहीं टिपिकल होता था, कहीं टफ होता था। लेकिन अब जो ये हो रहा है 2016 का जो सिलेबस है ये बस ना के बराबर है कि हाँ मैथमेटिक्स है, पढ़ना है। वो तो बहुत ही सिंपल और इजी कर दिया है, सिलेबस बहुत कम कर दिया है, पहले के हिसाब से सिलेबस बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। तो खैर छोड़ते हैं, जो जो सिलेबस में होगा वो हम पढ़ेंगे। और एक बात आप लोग याद रखना कि अगर आप लोगों को पेपर क्लियर करना है, जैसे पेपर आप अटेम्प्ट देने के लिए जा रहे हो 2020 दिसंबर 2020 के लिए आप जा रहे हो, प्रिपेयर होकर के जा रहे हो। अगर आपको पेपर क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऐसा नहीं तो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता। अगर आप नए नए हो, आपने नया नया सीएमए में आपने एडमिशन लिया हुआ है और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर होगा और आप चाहते हो कि पेपर क्लियर कर जाओ, तो आप कोई कुछ भी कहे, अगर आपको पास होना है तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी मटेरियल ही पढ़ें। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल ही आप पढ़ें। स्टडी मटेरियल पढ़ने, अगर जो बच्चा 100 में 100% अपना स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करके आता है, कोई भी स्टूडेंट्स हो 100 में 100 स्टडी मटेरियल अपना प्रिपेयर करके जाता है तो उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। टीचर कोई भी हो, कोई भी पढ़ाता हो, सारे फैकल्टी बढ़िया होते हैं, सब अच्छे टीचर होते हैं, टीचर कोई बुरा नहीं होता, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता। लेकिन अगर कोई टीचर अलग से बुक भी अपना प्रोवाइड करवाते हैं तो वो भी पढ़ो, लेकिन सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस दो आप स्टडी मटेरियल को। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है आपको
जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आप दो वो स्टेडियम मटेरियल दो। पहले स्टेडियम मटेरियल करो, स्टेडियम मटेरियल का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बाद ही किसी और अदर बुक पे आप ध्यान दो, या फिर आपको वो बुक प्रोवाइड कराया गया हो किसी टीचर के थ्रू, या फिर आपने कहीं मार्केट से प्राइवेट बुक खरीद के आप पढ़ाई कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर आपको पास होना है तो स्टेटमेंट, या फिर आप मैथमेटिक्स पढ़ लो, आप मैथ ले लो, या फिर लॉ का पेपर ले लो, या फिर आप अकाउंट्स ले लो, या फिर आप इकोनॉमिक्स ले लो। जी, आपको पेपर क्लियर करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी मटेरियल का ही सहारा लें, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं आपको, जितने सारे आपके क्वेश्चन उठ करके आते हैं वो सारे के सारे स्टडी मटेरियल से ही उठ के आते हैं। वो सब्जेक्ट कोई भी हो, आप लॉ पढ़ रहे हो तो स्टडी मटेरियल से पढ़ो, अकाउंट आप पढ़ रहे हो तो स्टडी मटेरियल से पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो, या फिर फाउंडेशन लेवल पे हो, या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो, या फिर आप फाइनल लेवल पे हो, किसी भी आप लेवल पे हो तो आप स्टडी मटेरियल ही पढ़ाई, स्टडी मटेरियल ही आप पढ़ो, क्योंकि स्टडी मटेरियल से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं से बच्चा लोग किसी किसी अलग अलग फैकल्टी के पास जाता है, अलग अलग टीचर के पास जाता है। तो देखो, जेन्युइन बात है, अगर कोई भी टीचर के आप पास पढ़ने के लिए जाते हो तो वो अपना नोट्स प्रोवाइड करवाता है। तो ये गलत बात नहीं है कि कोई टीचर अपना नोट्स प्रोवाइड करवाता है, करवाना चाहिए और उसको पढ़ना भी चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने वही बात कहा कि आप स्टडी मटेरियल, आज पहला क्लास है और पहले क्लास से ही मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि जब ये दे रहा हूँ कि आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रिपेयर करें एग्जाम के पर्पज से, तो आप स्टडी मटेरियल से ही प्रिपेयर करें। क्वेश्चन स्टडी, हाँ ये होता है कि स्टडी मटेरियल का लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता तो फिर अलग से आप प्राइवेट बुक आप ले सकते हो, अलग से प्राइवेट कोई राइटर है तो उसका जो आप जिस राइटर का बुक पसंद पड़े वो आप लेकर के पढ़ाई कर सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर करके। लेकिन क्वेश्चन इसी का प्रैक्टिस करो तो स्टडी मटेरियल से करो, और बाहर से भी बुक अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो पहले आप स्टडी मटेरियल पूरा करने के बाद ही किसी बाहर से अगर राइटर्स का बुक पढ़ो। तो ये तो हो गया, मतलब जो जेन्युइन मुझे कहना चाहिए, मुझे बताना मुझे लगा कि जरूरी है इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ये चैप्टर की तरफ, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की, एपी की। अर्थमेटिक मीन होता क्या है, कहता है कि अर्थमेटिक मीन, कहता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसका जो टर्म है, कहता है कि हुज टर्म इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय अ फिक्स नंबर is called AP, ठीक है। एक टर्म है, ये कहता है कि एक अर्थमेटिक मीन एक सीक्वेंस है, ठीक है, जिसका जो टर्म्स है वो इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है एक फिक्स नंबर से, उससे कहते हैं एपी। और जो और ये जो नंबर है, ये फिक्स नंबर है, उसको तो एपी कहते हैं, जो इंक्रीज करता है, टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज करता है फिक्स नंबर से, ठीक है। अब कहते हैं कि जो फिक्स, ये जो नंबर है फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर यहाँ पे क्या है, जो फिक्स नंबर है वहां पे ये है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डिनोटेड करते हैं स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय स्मॉल डी। देखो, अर्थमेटिक मीन कहने का मतलब क्या होता है कि एक सीरीज होता है, ठीक है, जो इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है अपने फिक्स नंबर से। जो फिक्स नंबर होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। देखो, एक सीरीज ले लो, जैसे देखो ये
एक सीरीज है 2 4 6 8 10 12। तो ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, देखो अभी तो फॉर्मूला में बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। देखो ये जो ये जो डी है, ये हर एक लेवल पे ये जो डी है वो सेम ही रहेगा ऑल लेवल। डी ऑलवेज विल बी सेम एट डिफरेंट लेवल। तो वो सीरीज जहां पे डी जो है वो हमेशा सेम सेम ही रहता है किसी भी लेवल पे। अगर हम 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 2 ही मिलता है, 6 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 2 ही मिलता है। कहने का मतलब ये कि अगर 4 में से मैंने 2 को माइनस किया तो 2 ही मिला, 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 ही मिला, 8 में से 6 को माइनस किया तो 2 ही मिला। कहने का मतलब क्या है कि हर एक लेवल पे क्या है, सेम है। और जिस सीरीज में हर एक लेवल पे डी जो है वो हमारा सेम आ रहा है तो वो क्या है, ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन है। ये हमारा अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि कोई सीरीज अगर गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो सीरीज अगर कोई गिवन है क्वेश्चन में तो इसे सीरीज, जहां पे जिस सीरीज में हर एक लेवल पे जहां डी, ये जो डी है ये हर एक लेवल पे सेम हमें मिलता है, ठीक है। तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और उसको अब जहां पे डी हमें मिलेगा, जहां पे डी हमेशा हमें सेम मिलेगा, उसको हम कहते हैं, वो जो सीरीज का है कि एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। तो एचपी तो आपके यहाँ पढ़ना है नहीं, लेकिन एपी और जीपी पढ़ना है। तो वहाँ देखते हैं हम कि एपी में है कि जीपी में है। तो यहाँ पे ये सीरीज का है जहाँ पे डी हमेशा सेम मिल रहा है, वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बार बार ये मैं बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एपी में है, ठीक है। तो दिस सीरीज इन एपी, ठीक है। और यहाँ तक आगे देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि हियर ऑप्टेन एन, ये जो एन है, ठीक है, ऑप्टेन एन, सॉरी ऑप्टेन टी एन, टी एन नहीं टी एन, ऑप्टेन टी एन बाय nth टर्म से। ये हमारे पास एक टी एन है जिसको nth टर्म कहते हैं। जैसे टी एन है तो टी nth टर्म, टी 10 है तो 10th टर्म, टी 20 है तो 20th टर्म, टी 15 है तो ये 15th टर्म। तो ये जो टी एन है उसको हम ऑब्टेन करते हैं एथ टर्म से, ठीक है। ये जो टी एन है उसको ऑब्टेन करते हैं एथ टर्म से। और एन अब है, और आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करते हैं कि आफ्टर इसके बाद एन को रिप्लेस किया जाता है कि रिप्लेस रिप्लेस एन बाय एन माइनस वन। ये जो एन है उसको रिप्लेस करते हैं एन माइनस वन के थ्रू, ठीक है। एन माइनस वन के द्वारा इसको हम रिप्लेस कर देते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास मिलता है कि टी एन माइनस वन। देखो ये जो nth है ये nth टर्म है, हम n से tnth टर्म को हम tnth टर्म को हम n के थ्रू फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि ये जो n है, ये जो n है हमारे पास, ये जो n है हमारे पास, ये n, इस n को हम रिप्लेस करते हैं n माइनस वन से, तो हमारे पास मिलता है n माइनस वन। अब जब n माइनस मिलता है तो जो टी एन टर्म है वो टी एन की जगह पे क्या हो जाएगा, n माइनस वन, ठीक है। ये जो टी एन है, देखो एन था तो हमने यहाँ से टी एन ज्ञात किया, ठीक है। अब ये जो एन को हमने एन माइनस वन के वन में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया जब इसको एन माइनस वन में, तो ये हमारा जो टी है ये भी हमारा टी एन माइनस वन हो जाएगा। सिंपल है। अगर एन की जगह पे अगर मैं 10 ले लेता हूं तो टी की जगह पे क्या हो जाएगा, टी 10 हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एन की जगह पे मैं 10 ले लेता हूँ तो टी 10th टर्म हो जाएगा, 20 ले रहा हूँ तो 20th टर्म हो जाएगा, 15 ले रहा हूँ तो 15th टर्म हो जाएगा। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि जो एन को अगर हम रिप्लेस करते हैं एन माइनस वन से तो टी एन की जगह पे क्या मिल जाएगा हमें, एन माइनस वन। और जब हमें एन माइनस वन यहाँ पे मिल जाता है तो जो डी है, इसको डी को कैलकुलेट करने का कैलकुलेट
द वैल्यू ऑफ डी बाय फॉर्मूला डी इक्वल टू टी एन माइनस ये होता है। अगर हमें डी को निकालना होगा तो टी एन माइनस वन, कहने का मतलब कि पहला उससे बड़ा, देखो टी एन, एन का मतलब क्या है कि ये जो, देखो एक तरीके से समझ लो आप कि जैसे आपने इंटीजर नंबर पढ़ रखा होगा, उस पर हम चलते हैं, इंटीजर नंबर पे चलते हैं। तो इंटीजर नंबर में क्या होता है, इंटीजर नंबर में अगर एक रेखा होती है और एक रेखा पे बहुत सारे नंबर डिजिट रहते हैं हमारे पास, ये जीरो से ओरिजिन से, ये जीरो से स्टार्ट होता है। तो अगर हम राइट साइड में चलते हैं तो हमारे प्लस मिलता है, लेफ्ट साइड चलते हैं तो हमें माइनस मिलता है, 4 5 ये 6, और लेफ्ट साइड चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 ये मिलता है हमें वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से जब हम ये, उसी तरीके से अगर हम ये हम इंटीजर्स पे लेकर के चले, अगर इसको हम, अगर हम मिड पॉइंट पे अगर हम एन को लेकर के चलते हैं, ये एन को, ठीक है, तो अगर हम राइट साइड चलते हैं, ये जो है ये, अगर ये हम इसको राइट साइड चलते हैं तो एन से क्या वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे जीरो है तो क्या है, यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। तो ये एन है, ये एक डिजिट है, तो डिजिट है तो इसको अगर राइट साइड चलेंगे तो ये भी इसका जो वैल्यू होगा वो भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे जीरो से हम +1 आ गए, +1 से फिर +1 +2 +2 +3 +4 +5 +6, तो उसी तरीके से अगर हम एन से राइट साइड में चलते हैं तो ये जो वैल्यू होगा हमारा एन के जगह पे n+1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे एक टर्म तो n+2 हो जाएगा, फिर अगर हम एक टर्म आगे बढ़ते हैं तो n+3 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते n+2 n+3 4 5 6 7 8, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, क्योंकि एक रेखा पे अगर इंटीजर्स नंबर आप पढ़ते हो तो एक ही लाइन पे बहुत सारे डिजिट रहते हैं, ये आप कह सकते हो कि ये इन्फिनेटिव डिजिट हमारे पास रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये इसका कोई लिमिट नहीं है, ये भी हमारे पास इन्फिनेटिव डिजिट। उसी तरीके से अगर राइट ये मिड पॉइंट से अगर हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो देखो, जैसे यहाँ से जीरो से लेफ्ट साइड जैसे ही चले तो हमें -1 मिला, -2 मिला। उसी तरीके से अगर हम राइट यहाँ से मिड पॉइंट अगर लेफ्ट साइड हम चलते हैं तो n की जगह n-1 मिल जाएगा, n-2 मिल जाएगा, n-3 मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा, तो उसी तरीके से देखो ये क्या है, d का वैल्यू क्या है हमारे पास, d इक्वल टू Tn-1, तो कहने का मतलब क्या है कि ये n जो है वो n-1 से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। देखो तो ये n है, अब ये क्या है n-1 है, देखो यहाँ पे अगर ये जीरो है तो ये क्या है यहाँ पे -1 है, तो जो जीरो होता है वो -1 से हमेशा बड़ा रहता है, जो -2 है वो हमेशा -1, जो -1 है वो -2 से हमेशा बड़ा रहता है, जो -3 है वो हमेशा -2 से छोटा ही रहता है, -2 हमेशा बड़ा रहता है, -2 हमेशा छोटा रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो n है वो हमेशा n-1 से बड़ा रहेगा, ये जो n-2 है तो n-2 हमेशा छोटा रहेगा और n-1 हमेशा बड़ा रहेगा। तो उसी तरीके से जब भी अगर हम कोई सीरीज में से अगर d का वैल्यू हम फाइंड करते हैं, अगर सीरीज है हमारे पास 4 6 8 10 12, तो उसी तरीके से अगर हम d का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये जो बड़ा वाला पॉइंट है इसको हम मानेंगे tn और इसको मानेंगे हम tn-1, ये हो जाएगा tn, ये d है ऐसे ले ले, इसको tn कह लो और ये tn-1, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू tn माइनस में tn-1। कहने का मतलब क्या है, तो अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो अगर 6 में से 4 को माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू 2 आएगा। अगर हम 6 में से 6 - 4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 2 आता है, जब 2 आता है तो कहने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव में है, तो ये वैल्यू जो पॉजिटिव में है तो क्या है यहाँ पे ये जो जो 6 है क्या वो बड़ा है, तो 6 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा tn आ जाएगा, और 4 की जगह पे क्या आ जाएगा tn माइनस। जैसे ही अगर हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, तो अब ये आ गया 8 यहाँ पे, अब जब 8 यहाँ पे आ गया ये, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा यहाँ पे tn और 6 हो जाएगा इसके लिए tn-1, फिर क्या हो जाएगा 8 - 6 = 2, फिर ऐसे ही चलेंगे तो ये जो 10 है अब ये इसके लिए tn हो जाएगा और 8 जो होगा वो tn-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर वैसे ही 10 - 8 = 2 कहने का, अब फिर जैसे ही आगे बढ़ते तो ये इसके लिए tn हो जाएगा और ये tn-1 हो जाएगा। जैसे ही हम एक एक लेवल, जैसे ही एक एक टर्म्स हम आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो tn का वैल्यू है वो चेंज होते रहता है, tn-1 का जो वैल्यू है वो भी चेंज होते रहता है। तो जब 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 वैल्यू चेंज होगा
तभी तक जब जब वैल्यू चेंज होगा तभी जाकर के हमें डी का वैल्यू पॉजिटिव फाइंड हो सकता है। ऐसा अगर सीरीज अगर दिया है निगेटिव में तो निगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो टी एन है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो टी एन है वो हमेशा बड़ा रहता है टी एन माइनस वन से। और ये एग्जांपल लेकर के मैंने समझा दिया। ये इंटीजर नंबर है और इंटीजर नंबर्स पे जितने एक ही लाइन पे बहुत सारे इंटीजर नंबर होते हैं, तो उसी तरीके से ये एन अगर मिड पॉइंट लेकर के चलते हैं तो उसका काम ये बन करके आता है। ये है हमारा टी डी निकालने का फॉर्मूला। लोग इसको टी टी एन माइनस वन भी टी एन माइनस वन भी कहते हैं, या फिर कहते हैं कि ए टू माइनस ए वन, या फिर कहते हैं कि ए थ्री माइनस ए वन ए टू। कहने का मतलब ये है कि इसको हमने मान लिया ए वन, इसको मान लिया ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर, ये ए फाइव, तो उसी के ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, ए फाइव माइनस ए फोर, तो वैल्यू हमें वही मिलेगा, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। यहाँ पे डी और टी एन का रिलेशन क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो मैंने समझा दिया। अब आगे लेकर के चलते हैं इसके बेस पे। स्टडी मटेरियल में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है एपी को लेकर के, ठीक है। तो ये हमारा तो अभी पहला कॉन्सेप्ट हुआ डी का, ठीक है। आगे चलते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बस आप उसको देखोगे, अब आप उस क्वेश्चन को देखोगे और बस ऐसे मुंह से आंसर कर दोगे, अरे ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ये है, हाँ तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और उसको मैं प्रूफ करके ये बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे आता है, ठीक है। देखो देखो आप लोग ये देखो कि अगर हम टी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी, इस टाइप का अगर इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप का अगर इक्वेशन है, इस टाइप का अगर इक्वेशन है हमारे पास, क्वेश्चन गिवन है, कहता है कि टी एन इक्वल टू सिक्स एन प्लस टू, तो बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, जहां से डी निकालो। और डी का फॉर्मूला हमें मालूम है कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन माइनस वन। तो डी का फॉर्मूला मालूम है हमें कि क्या होता है कि टी एन माइनस वन। तो अब देखते हैं हम कि हमारे पास क्या है, टी एन है। अब हमें क्या चाहिए, टी एन माइनस वन। तो हम ये जो एन है इसको हम लिख देंगे कि एन रिप्लेस बाय एन माइनस वन। तो अब जब हम एन को एन माइनस वन के फॉर्म में रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं, जो एन है हमारे पास, और इसको हम एन माइनस वन के फॉर्म में चेंज जब कर देते हैं हम इसको, तो एन माइनस वन के फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो ये जो टी एन है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टी एन माइनस वन। और ये क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन प्लस बी। ये सिंपल है कि टी एन माइनस वन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस बी। ये कहानी बन गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें डी चाहिए, तो डी के लिए क्या करना होगा, हमें डी चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है कि डी टी एन माइनस वन, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो डी टी एन का वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हमें डी निकालना होगा तो टी एन का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एन प्लस बी। तो ए एन प्लस बी, और ये माइनस करेंगे हम। अभी आप टी एन माइनस वन की जगह पे क्या है हमारे पास, ए एन माइनस वन प्लस बी। यहां का कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बिल्कुल ही इजी है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये यही कॉन्सेप्ट बच्चों को, स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होते हैं कि यार क्या कैसे कैसे कहाँ से कैसे कैसे होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में दे देता है कि टी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी, तो बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं यार कहाँ से क्या कैसे, ऐसा तो क्वेश्चन हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि टीचर सारे वैसे ऊपर से पढ़ा करके निकाल देते हैं कि यार डी निकालना सीख लो, ए निकालना सीख लो, टी एन निकालना सीख लिया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म टी एन माइनस वन प्लस टी एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी निकालना सब सिखा दिया। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं मालूम होते, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी इक्वल टू ए एन प्लस बी, और ये माइनस जब करेंगे तो क्या होगा, ये ए एन माइनस वन, और ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस बी, और ये फाइनल यहाँ। तो अब ये जो क्या है देखते हैं कि डी इक्वल ए एन प्लस बी, और ये माइनस, अब इसको देखो ये माइनस में
ठीक है, ब्रैकेट जब चेंज हुआ तो क्या हुआ, प्लस जो है वो माइनस हो गया। अब ये जो माइनस में आ गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए एन माइनस ए और ये माइनस बी। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ए एन माइनस ए। ठीक है, ए एन माइनस वन ए और ये प्लस माइनस यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, तो डी का वैल्यू क्या मिल हमारे पास, ए। तो जब भी किसी क्वेश्चन का, ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर मिलता है हमें कि अगर टी एन इक्वल टू 6n+2 तो डी का वैल्यू निकालो, तो आंख बंद करके बोल देना कि वैल्यू इसका क्या होगा, ए। तो अगर 6n+2 है तो टी एन, तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या होगा, 6, यही होगा इसका आंसर। आंख बंद करके अगर सॉल्व भी करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आ गया। उसी तरीके से अगर टी एन का वैल्यू 7n+3 दिया हुआ है तो डी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ये आंसर है। अगर टी एन का वैल्यू दिया हुआ है 10n+10 तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा 10, क्योंकि ए हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि क्या है, डी इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए आ रहा है, और ये जो ए आ रहा है यही हमारा डी है, तो डी का वैल्यू ए है हमारे पास। तो इस इक्वेशन में, इस तरीके का इक्वेशन जो भी आएगा वो ए मिल जाएगा यहाँ पे हमें। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आता है कि 6n+2 या फिर 7n+3 या फिर 10n+10 या फिर टी एन इक्वल टू में 5n+2, तो यहाँ पर भी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर जो भी अगर नहीं समझ में आए तो मैं क्वेश्चन करवा के दिखा देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर इसी क्वेश्चन को उठाते हैं तो कहता है कि टी एन 6n+2 है, तो टी एन माइनस वन क्या हो जाएगा, इसको एन माइनस वन के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6n-1 प्लस में 2। तो टी एन माइनस वन क्या हो जाएगा, 6n+2 माइनस 6n-1 प्लस 2। तो 6n+2 माइनस 6n माइनस में 6 और ये प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 6n प्लस, कितना हो जाएगा ये 6n+2 और माइनस 6n-6 और ये माइनस में 2 प्लस माइनस कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, ये 6n प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या हमारे पास आंसर, कहाँ लिखा था 6 ही आ रहा है, कोई चीज नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को उठा करके देख लो आंसर सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट वगैरह नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर यही उठ करके आता है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। देखते हैं कि वो जो मैंने करवा दिया आपको क्वेश्चन की टी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी, ये मैंने आपको समझा दिया कि इसका डी होगा क्या, ए, इसका आंसर ये होगा। अगर किसी टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो 6n+2 हो या फिर 7n+10 हो टी एन का वैल्यू, या फिर कुछ भी हो 10n+10 हो, कुछ भी हो, उसका आंसर डी का क्या हो जाएगा 10। ये सिंपल है, अगर वो फॉर्मूला हमें याद है तो उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस तरीके का एक और क्वेश्चन उठ करके आता हो, अगर जैसे मान लो कि टी एन स्क्वायर के, देखो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि टी एन इक्वल टू क्या हमारे पास थी, 3n² प्लस में 2। टी एन का वैल्यू दे रखा है, टी एन दे रखा है कि 3n² प्लस में 2। ये है कि टी एन का जो वैल्यू है वो है, वो कहता है कि 3n² प्लस 2। तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से, उसी फॉर्म में। जैसे मान लो कि टी एन का वैल्यू दे दिया 2n² प्लस 3, टी एन का वैल्यू दे दिया 3n² प्लस 9। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उसको भी हम इसी फॉर्म में लेंगे कि डी का वैल्यू क्या होगा। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखिए ये टी है और टी एन को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा। अगर हम टी है, ये टी एन है, ठीक है, तो ये ए 3n² प्लस 2 है। और अगर टी n-1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस में 2, क्योंकि एन का स्क्वायर है। तो यहाँ पर एन को हमने n-1 के जगह पे रिप्लेस कर दिया तो ये n-1 का फॉर्म में आ गया। तो डी क्या कहता है कि टी एन माइनस में टी एन-1 आप निकाल लो तो क्या हो जाएगा 3n² प्लस 2 और माइनस में 3 इंटू n-1 का होल स्क्वायर प्लस में 2, यही होगा। कुछ इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो देखते हैं क्या होगा कि 3n² प्लस 2 और माइनस 3n² माइनस 2ab प्लस b² प्लस 2। तो 3n² प्लस 2 माइनस
ये 3 और ये n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और ये प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 2 और ये माइनस ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना होता है, आ, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कि 3n स्क्वायर और प्लस में 6n प्लस में 3 और ये प्लस में 2, क्योंकि देखो ये क्या कहते हैं, अगर ए माइनस बी को होल स्क्वायर जब हमने इसको फैक्टराइज किया ए माइनस बी को होल स्क्वायर पे, तो कितना है एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस में ये वाला 2, ठीक है। तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको तीनों डिजिट से, तो 3n स्क्वायर माइनस 6n, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और ये प्लस 2। अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगा कि 3n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, ये हमारे पास फाइनल आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा कि 3n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3n स्क्वायर माइनस जो होगा वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस में आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल निकल करके आ गया आंसर। तो क्या था, माइनस और प्लस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। जब माइनस प्लस कैंसिल होगा तो हमारे पास बचा क्या 6n, तो 6n हमारे पास बचा और इसके बाद में क्या बचा -5 प्लस 2, तो कितना हो गया -3, तो 6n माइनस 3, ये हुआ हमारा आंसर। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन जो आता है तो या तो पहले हम उसको इस फॉर्म में निकालेंगे, इस फॉर्म में उसको हम सोल्व करेंगे इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करके। अगर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं आ रहा है तो एक सिंपल तरीका आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पे देखो क्या 3 से 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना है हमारे पास 3 2 जा 6 और 6 और माइनस में क्या है 3, कहने का मतलब क्या है 3 2 जा 6 माइनस 3, तो यही हो जाएगा कि अगर 2n है तो 2 2 जा 4, तो 4n माइनस में 2। देखो यहाँ पे 3 है तो 3 से 2 से मैंने मल्टीप्लाई 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 2 जा क्या होगा 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमें 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा और 6 और n ये क्या आ जाएगा एक बेसिक फॉर्म में के लिए 6n और ये जो डिजिट मल्टीप्लाई किया यही हमारा आंसर आ जाएगा। और इस तरीके अगर देखो यहाँ पे 2n स्क्वायर प्लस 3 है, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करो ये 4 और 4n और ये क्या है यहाँ पे 2, तो 4n माइनस में 2, ये होगा हमारा आंसर, ये डी का। नहीं है तो देख लेते हैं इसको भी सॉल्व करके कि कितना आता है कितना नहीं आता है, 4n माइनस 2 आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। अगर देखो ये tn है 2n स्क्वायर प्लस 3 और ये tn माइनस 1 है तो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और ये प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना होगा कि 2n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 और फिर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस ये 3, ठीक है। तो 2n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बचा कितना हमारे पास 2 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास 4n और ये -5 माइनस 3 -5 प्लस 3 -2, देखो 4n माइनस 2, तो 4n माइनस 2 डी का वैल्यू क्या आ गया 4n माइनस 2, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे करवाऊंगा लेकिन अभी इतना समझ लो कि अगर जो कुछ भी आंसर आ रहा है, ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इस तरीके का आंसर अगर पूछता है तो उसका आंसर यही होगा कि अगर आप कहते हो कि इस तरीके का है तो फिर बेसिक अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अगर गिवन है पेपर में, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन है कि निकालो कि tn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3, तो डी का वैल्यू निकालो, उस कंडीशन में पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, इसका जो ऑर्डर है इसके ऑर्डर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 और n है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इसको 4n लिख के 2 2 जा 4 तो 4n और माइनस जो 2 है इसको माइनस कर देंगे, इतना समझ लो कि यही आंसर हो जाएगा 6n, 3 2 जा 6 तो 6n माइनस ये जो है इसी को भी एक बार माइनस कर देंगे तो 6n माइनस 3, उसी तरीके से अगर 3n स्क्वायर प्लस 9 है तो ये क्या आ जाएगा 3 2 जा 6n माइनस में 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है हमारा बेसिक टर्म्स एपी का। अब हम चलते हैं कि जनरल टर्म ऑफ एपी।
जनरल टर्म एपी के क्या होता है, कैसे कैसे आता है, क्या नहीं होता है, तो देखते हैं हम जनरल टर्म ऑफ एपी। समझ में आ गया होगा तो बढ़िया, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पॉज करके देख लेना आप लोग। देखो, कहता है कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल टर्म क्या है? कहता है कि लेट कि ए बी द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, अभी मैंने बताया आप लोगों को, डी जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, ए है, एन जो होगा nth टर्म्स, ठीक है, एल जो होगा वो हमारे लिए लास्ट टर्म होगा। तो लेकर के चलते हैं कि फ्रॉम अ बिगिनिंग ऑफ एन एपी, बिगिनिंग एपी का क्या होगा, देखिए जैसे हम पहला टर्म लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने लिया कि टी, जैसे हमने पहले बताया क्या कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि टी एन, अगर हम मैं यहाँ पर 10 भी लेकर के चलता हूँ, एन बराबर अगर मैं 10 लेकर के चलता हूँ तो टी 10 लेकर के चलेंगे। टी अगर एन का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 लेकर के चलता हूँ तो टी 1 लेकर के चलेंगे चलेंगे। तो देखो, तो पहला टर्म अगर लेके चलते हैं कि एन इक्वल टू, देखो एन इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन लेकर चल सकते हो, तो एन इक्वल टू अगर 1 लेकर के चलते हैं तो क्या हो जाएगा कि टी 1 होगा, और जब टी 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, कि ए प्लस एन 1 - 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा कि 1 + 0 इंटू डी इक्वल टू ए, ठीक है। तो जब पहला टर्म आया तो ये क्या हो गया, ए, ठीक है। वैसे ही जब T2 हम लेंगे तो अगर इसको लेकर के चलते हैं कि a + 2 - 1 इंटू डी, तो क्या जाएगा 2 - 1 तो क्या होगा 1, और 1 इंटू डी करेंगे तो क्या होगा डी। तो ये क्या जाएगा कि a प्लस, ये यहाँ पर 2 - 1 इंटू 1, 2 - 1 तो क्या होगा 1, और 1 से डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डी। अगर हम तीसरा टर्म लेकर के चलते हैं a + 3 - 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा कि a 3 - 1 2 इंटू डी, 2 × d 2d। उसी तरीके से अगर हम T4 लेकर के चलते हैं तो a + 4 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा कि a + 4d, ठीक है। और एंड सो ऑन, ऐसे ही हम अगर चलते रहे आगे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 अगर हम चलते रहे, तो उसी तरीके से अगर हम पहुंचते हैं nth टर्म पर, अगर हम nth टर्म पर पहुंचते हैं तो क्या हो जाएगा कि a + n - 1 इंटू डी, तो फाइनली हो जाएगा ये कि a + n - 1 इंटू डी। तो यहीं से निकल करके आता है कि Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी, ये बेसिक फॉर्मूला है Tn का, ठीक है। ये हमारा Tn इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, यही हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है Tn का। जब यहाँ से अगर हमें Tn निकालना होगा तो a + n - 1 इंटू डी करके निकालेंगे, अगर n निकालना होगा तो यहीं से निकाल देंगे, a निकालना होगा तो यहीं से निकाल देंगे, और d निकालना होगा तब पर भी हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि फर्स्ट टर्म के लिए। लास्ट टर्म के लिए क्या होगा, तो कहते हैं कि फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन, सॉरी, ऑफ एन एपी,
फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ है एपी। तो कहता है कि जो फर्स्ट टर्म के लिए हम डिनोट करते हैं टीएन से, तो लास्ट टर्म के लिए डिनोट करेंगे हम टी डैश एन से। टी डैश, इसको पढ़ते हैं डैश, एस एच डैश, ठीक है। तो ये है, तो अगर हम इसको लेकर के चलते फिर फर्स्ट टर्म, तो इसका होता है कि एल माइनस वन, एल माइनस ये वन माइनस वन इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल एल हो जाएगा। वन इंटू वन जीरो इंटू डी, ये जीरो तो पूरा टर्म क्या होगा, एल हो गया। फिर अगर चलते हैं टी डैश टू लेकर के, तो एल माइनस टू माइनस वन इंटू डी, तो टू माइनस वन, वन इंटू डी डी, ये एल माइनस डी। टी डैश थ्री, तो एल माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी, तो एल माइनस टू डी। उसी तरीके से टी डैश फोर पे चलते हैं, तो थ्री माइनस सॉरी यहाँ पे फोर माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ कि एल माइनस थ्री डी। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते चले, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, सात के बाद आठ, वैसे हम आते हैं कि टी डैश एन पर, तो यह कि एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा कि फाइनली टी डैश एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा फॉर लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी के लास्ट टर्म के लिए। और ये हो जाएगा कि फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी के फर्स्ट टर्म के लिए अगर जहां कहीं भी फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए बोलता है, या फर्स्ट टर्म कहता है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, ऐसे कोई सीरीज गिवन है हमारे पास, जैसे मान लो टू फोर एट टेन, अगर एक सीरीज है हमारे पास गिवन है, अब कहता है कि टी एन का वैल्यू निकालो, तो ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास पहला टर्म है हमारे पास, तो जो पहला टर्म है हमारे पास, तो हम ये लेकर के चलेंगे कि टी एन माइनस टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। अगर जब कहता है कि लास्ट टर्म के लिए लेकर के चलो, लास्ट टर्म के लिए, लास्ट टर्म के लिए लेकर के आप चलो, तो लास्ट टर्म के लिए आप लेकर के चलते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा कि लास्ट टर्म के लिए कि ऑफ के एल माइनस वन इंटू डी। अब ये देखो क्या होता है, देखो अब ये तो समझ में आया कि एन कहाँ से आता है, डी कहाँ से आता है, कैसे आता है, टी एन कहाँ से आता है, टी डैश एन कहाँ से आता है। अब देखो जब हम सम पढ़ेंगे कि सम ऑफ ए पी, तो वहां पे फॉर्मूला इसका होता है कि सम एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। लेकिन देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है हमारे पास, देखो हमारे पास टी एन प्लस टी डैश एन को अगर हम सम अप करते हैं, तो हमारे पास आता है वैल्यू ए प्लस एल। ए प्लस इसलिए आता है कि टी एन का वैल्यू क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और प्लस करते हैं जब, तो ये क्या है कि एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इसको ऐसे कर ले, ये ये है हमारा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये प्लस लेकर के चलते हैं, तो कितना हो जाएगा ये एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, फाइनल लेके चलो, तो क्या होगा, ये माइनस में है पूरा का पूरा, ये जो टर्म है ये पूरा माइनस में है, और ये जो इसका टर्म है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो क्या है पूरा प्लस में है। ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, और ये माइनस एन माइनस वन इंटू डी है, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हुआ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा ए प्लस एल, तो ए प्लस एल ये हमारा होता है कि टी एन प्लस टी डैश एन इक्वल ए प्लस एल, और ये हमारा बेसिक फॉर्म है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना, बार बार देखना तो समझ में। अगर और ज़्यादा समझ में आया तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बोलना कि समझ में आया, तो फिर उसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो इतना कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया, ठीक है। अब इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।
पहले मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करा दूंगा। एपी में जितने सारे कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे, नेचुरल सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, सम ऑफ ऑड नंबर क्या होगा, सम ऑफ ऑड इवन नंबर क्या होगा, उन सबका जो सम ऑफ है वो सब लेकर के सारे सारे कॉन्सेप्ट में कराऊंगा। सम क्या होगा, 3-4 कॉन्सेप्ट तो मैंने करवा दिए, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ईपी में, तो ये तो स्टार्टिंग है। एक इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन जैसे हमने किया कि टीएन की जगह टीएन के निकालना सीखा हमने कि 6n+2 हो गया या 3n+2 हो गया, जो कुछ भी हो गया। तो आपको क्या करना होगा कि एक इस तरीके का सब क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। फिर टीएन बराबर में 3n² + 2 दे दिया, फिर टीएन बराबर में 6n² + 3 दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने कर लिए। और हम देखते हैं कि क्वेश्चन एक देखते हैं कैसे, बुक में क्वेश्चन तो नहीं। Sn, Pn and D are sum of nth term, ठीक है। देखते हैं हम कि Sn, Tn and D are sum of nth term, तो कहता है कि then nth term and common difference of an AP respectively। कहने का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में Sn भी दिया हुआ है, D हमने समझ लिया क्या है, Tn समझ लिया, Sn D समझ लिया, N भी हमने समझ लिया, Sn नहीं समझा। Sn हम समझेंगे सम ऑफ, जब AP पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसे पढ़ेंगे। तो ये nth टर्म और उसका डिफरेंस क्या होगा कहता है। तो डी अब भी आपको निकालना होगा, तो कहता है ये हम डी निकालते थे तो कहते थे कि Tn-Tn-1, ठीक है। कहते थे कि Tn-Tn-1, उसी तरीके ये n-1, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम Tn निकालेंगे, जब हम Tn निकालेंगे तो उसका फॉर्म होता है कि Sn-1, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा D क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि अगर D हमारे पास Tn-Tn-1 होता है, ठीक है, और Tn का जो वैल्यू है वो हमारा Sn-Sn-1 होता है, तो इस कंडीशन में, इस टर्म में D का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, इस कंडीशन में D का वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं कि अगर D का वैल्यू हम लेकर के चलते हैं कि Tn है, तो Tn को अगर Tn की जगह क्या होता है, Sn-Sn-1 होता है, ठीक है। तो Tn-1 क्या हो सकता है, सोचिए। अगर देखो ये n है तो ये n हो गया, Sn-Sn-1 हो गया। जब ये पहले से एक कम है तो क्या होगा, एक और कम होगा। तो पहला होगा Sn-1 और दूसरा होगा Sn-2, दो कम होगा ना। जैसे यहाँ पे ये होता है n-1 n-2, n-1 n-2, ये तीन चीजें हैं। तो तीन चीजें हैं तो क्या होगा n-1 और n-2। तो ये क्या कहता है कि Sn, अगर Tn को, अगर n की जगह हमने n-1 रिप्लेस कर दिया, तो Tn की जगह पे क्या है, पहले Sn है और Sn-1, पहला टर्म क्या है Sn है, दूसरा टर्म है Sn-1। तो उस कंडीशन में अगर हम n की जगह n-1 को रिप्लेस कर देते हैं, तो पहले से तो एक कम है, ये तो एक कम है, तो ये पहला क्या होगा कि Sn-1 हो गया, और दूसरा इससे एक और कम है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, इससे एक और कम होगा कि n-1 n-2। तो दूसरा क्या होगा Sn-1 Sn-2। तो D का वैल्यू क्या होगा कि Sn-Sn-1 Sn-2, और ये प्लस ये Sn-1 और ये Sn-2। तो D का वैल्यू क्या होगा Sn-2 Sn-1 प्लस Sn-2। इस फॉर्म में ये D का फॉर्मूला यही होगा, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे हमने D दो तरीके से निकालना सीखा। एक तो D होगा कि Sn-Sn2 Sn-1 प्लस Sn-2, और एक D हमने निकालना सीखा कि Tn-1, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। अब जो भी करना होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट होगा, ये हमने 3 या 4 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। तो अब जो पढ़ना होगा हमें, एक फर्स्ट टर्म वाला पढ़ा, एक लास्ट टर्म वाला पढ़ा, एक डी निकालना सीखा, एक अलग तरीके का क्वेश्चन 2 2 4 और एक 5 तरीके के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। तो अब जो करना होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।
इसका अगला कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद में मैं आपका सारा स्टडी मटेरियल का सीएमए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के जितने सारे क्वेश्चन होंगे, एपी या जीपी या फिर आपको दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, सीआई, या फिर आपका दिया हुआ है रेशियो या प्रोपोर्शंस, जो कुछ भी हो, जितने सारे हमारे चैप्टर हैं उसमें सब के सब हम कवर करेंगे और बारीकी से एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।